नमस्कार साथियों। अब तक हमने मौर्य साम्राज्य का अध्ययन किया था। हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य जो है अपने चरम जो है सीमा पर था। राजनीतिक एकता लिए हुए था। यानी उसने जो विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने? मौर्य साम्राज्य ने। मगध के शासन को हम पढ़ रहे थे। मगध जो साम्राज्य था वो धीरे-धीरे विस्तार करते हुए चल रहा था और जब तक मौर्य साम्राज्य आता है तो उसने पूरे विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक होता है प्रहदरथ, उसकी ही हत्या की जाती है उसके ही सेनापति द्वारा। तो इस यहीं से मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है और ये जो मगध शासन होता है यानी भारत पर जो है छोटे-छोटे राज्यों का शासन स्थापित हो जाता है। ऐसे ही एक शासन है मतलब जो मगध का सेनापति होता है शुंग पुष्यमित्र शुंग, यानी वो ब्राह्मण होता है। उसने बृहद्रथ की हत्या कर देता है और अपने जो राजवंश होता है शुंग राजवंश, उसकी नींव डालता है। तो आज हम शुंग वंश को देखेंगे, है ना? आज हम जो है क्या देखेंगे? शुंग वंश का जो मतलब जो है स्थापना है, पतन है और इस सबको हम देखेंगे। और इस शुंग वंश यानी जब पुष्यमित्र का शासन था, तो उस समय ही जन्म होता है किसका? यवनों का, तो उनको भी हम देखेंगे। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, यूजीसी नेट हो या टीजीटी, पीजीटी या जीके से संबंधित जिसमें हिस्ट्री पूछा जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम शुंग वंश को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस स्तर तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं मौर्य वंश का अंत कैसे होता है? किसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या की है? तो चलिए सीधे चलते हैं अपने हम टॉपिक। हम जो है देख रहे हैं वीडियो में, ये जो हमारा सामने स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, आप देख रहे हैं, ये पूरा मौर्य साम्राज्य क्या है? ये जो पूरा है, ये है मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य। हम जो है मगध के जो यहाँ पर ये मगध है, इसके जो विस्तार है उसको देख रहे हैं, है ना? तो ये मौर्य साम्राज्य है पूरा, ये पूरा क्या है? मौर्य साम्राज्य है और जो कि पूरा विशाल भूखंड अखंड भारत का निर्माण कर रहा है ना? तो ये है, तो चलिए इसे देखते हैं। हम देखते हैं मौर्योत्तर काल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर मगध है, मगध की राजधानी पहले राजगिरी थी और बाद में पाटलिपुत्र बनती है। तो मगध पर धीरे-धीरे विस्तार होता है और जब तक मौर्य वंश आता है, तब तक इसका अखंड भारत का निर्माण हो जाता है। तो मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। आइए चलते हैं। मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। हसीन मशूक शाह, याद हो हमने ट्रिक बताई थी, हसीन मशूक शाह। तो हाँ से हर्यक वंश, फिर इसके बाद हमने देखा शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और शातवाहन वंश। हर्यक वंश को देख चुके हैं, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश को हम देख चुके हैं। आज हमारा वंश होगा शुंग वंश। आइए समझते हैं इसे। तो ये जो मगध राजवंश है, इस पर शासन था सबसे पहले हर्यक वंश और हर्यक वंश का जो राजा होता है उसका नाम है क्या? हर्यक वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है? वो होता है बिंबिसार। कौन होता है? वो होता है बिंबिसार। लिख देती हूँ, बिंबिसार होता है और इसे माना जाता है क्या? वास्तविक वास्तविक विस्तारकर्ता माना जाता है। शुरुआत यहीं से होती है। बिंबिसार ने ही विवाह की नीति अपनाकर जो है मगध का साम्राज्य विस्तार करने की योजना बनाई थी। तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो जो है ये बिंबिसार जो है बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। ये जो है बुद्ध के समकालीन है ना? मतलब मगध को शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो बिंबिसार को जाता है। ध्यान रखिएगा, इसने विवाह नीति और युद्ध नीति दोनों अपनाकर जो है मगध को मजबूत बनाया था। इसके बाद इसका पुत्र आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने भी मगध को मजबूत बनाया था और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी और अवंती को जीतकर मगध में इसने मिलाया था, है ना? मगध को और अधिक शक्तिशाली इससे बन गया था। इसके बाद नंद वंश। नंद वंश का शासक है महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। शिशुनाग तो शिशुनाग हो जाएगा। कौन है? महापद्म नंद। महापद्म नंद थे। महापद्म नंद इसके संस्थापक थे और महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की और इन्हें क्या बोला जाता है? दूसरा परशुराम बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, दूसरा परशुराम बोला जाता है। सेकंड परशुराम किसे बोला जाता है? तो महापद्म नंद को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा।
इसी मतलब जो है अंतिम नंद वंश का शासक होता है घनानंद। घनानंद की जो है हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसके बाद आ जाता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं और भारत का पहला विशाल साम्राज्य की ये स्थापित करते हैं, है ना। चाणक्य इनके गुरु और प्रधानमंत्री थे। अशोक इसी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे और इसमें होते हैं अशोक जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कहने का मतलब ये है कि मौर्य वंश जो है सबसे शक्तिशाली, विशाल, राजनीतिक एकता लिए हुए ये वाला वंश था मौर्य वंश, ठीक है। इसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश का शासक होता है पुष्यमित्र शुंग और हम इसको ही शुंग वंश का अध्ययन करेंगे, है ना। इसके बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश का शासक होता है वासुदेव। इसके बाद सातवाहन वंश आता है, इसका होता है शुंग। इनका अध्ययन बाद में करेंगे। आइए चलते हैं सीधे शुंग वंश की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं मौर्योत्तर काल की पृष्ठभूमि, यानी मौर्योत्तर काल जो आया वो कैसे आया, कैसे जो है इस वंश की स्थापना होती है शुंग वंश की। मौर्य साम्राज्य का अंत होने का बाद जो है मगध की जो राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई और भारत के उत्तर पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अलग अलग राज्यों की स्थापना की और दक्षिण भारत में कई प्रांतों ने सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्यों की घोषणा कर दी, जिससे संपूर्ण मगध साम्राज्य बिखर जाता है। मौर्य काल के बाद क्या होता है, पूरा साम्राज्य बिखर जाता है और यहाँ उत्तर पश्चिमी घाट नहीं होगा, क्या होगा, उत्तर पश्चिमी होगा सीमा, यानी उत्तर पश्चिमी सीमा पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने। उत्तरी पश्चिमी सीमा कहाँ पर होगी, ये देखो इस साइड में होगी। उत्तर पश्चिमी सीमा इस साइड में होगी, भारत के उत्तर पश्चिम में, है ना। तो चलिए, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं, ये है क्या, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब तक अशोक, है ना, और उसके उत्तराधिकारी मजबूत थे, तब तक भारत का एक बड़ा भाग एक ही शासक के अधीन रहा था। यानी जब तक अशोक जैसे और उसके जो उत्तराधिकारी थे मजबूत थे, शक्तिशाली थे, तब तो ये भारत जो है ये जो मगध था, भारत था एक अखंड साम्राज्य बना रहा। लेकिन अंतिम मौर्य शासक आता है बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक आता है, अंतिम मौर्य शासक आता है कौन? अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। ये कमजोर शासक था। इसके समय केंद्रीय जो सत्ता थी वो बहुत कमजोर थी और इसी के परिणाम स्वरूप, यानी ये कमजोर शासक था, इसी के परिणाम स्वरूप और जो है इसके सेनापति ने क्या किया, इसकी हत्या कर देता है ना। इसकी हत्या कर देता है और जो है हत्या करने के बाद शुंग वंश की नींव रखता है और जितने भी छोटे-छोटे राज्य होते हैं, वो राजा होते हैं, वो स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने-अपने राज्य का गठन कर लिया, है ना। उत्तर पश्चिम से अभी बताया ना, उत्तर पश्चिम से आक्रमण हुए। उत्तर पश्चिम से यवन ने, शकों ने ये आक्रमण किया। तो मौर्य साम्राज्य का होता है पतन हो जाता है यहीं से बृहद्रथ के बाद। तो आइए देखते हैं आगे। ये देखो शुंग वंश, अभी हम मौर्य साम्राज्य को देख रहे थे, यहाँ से लेकर मैसूर से लेकर ये पूरा जो है अखंड भारत बना हुआ था, देखिए, है ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या बन गया, इसके बाद देखो ये जरा सा रह गया शुंग वंश, ठीक है, ये देखो, है ना। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए आगे चलते हैं। और विदिशा जो है ना, विदिशा से ये सभी कार्य करते थे जितने प्रशासनिक जो प्रशासनिक होते हैं, राजनीतिक। विदिशा एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन राजधानी पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए शुंग वंश को देखते हैं। शुंग वंश का जो समय पीरियड होता है वो 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व होता है। कब होता है? 185 ईसा पूर्व से और 149 ईसा पूर्व तक होता है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ है। अभी बताया ना, बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की नींव डाली। यानी ये शुंग वंश की स्थापना जो होती है बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने की थी। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक बृहद्रथ थे, बहुत कमजोर थे, कमजोर शासक थे। तो इसीलिए ये जो पुष्यमित्र शुंग होता है उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो है ये गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर। तो इसने जो है 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी और मौर्य वंश
का जो साम्राज्य होता है समाप्त हो जाता है, अब आ जाता है शुंग वंश, है ना? यहीं से स्टार्ट होता है शुंग वंश और ये जो है ब्राह्मण था, इसीलिए भारत का जो प्रथम ब्राह्मण राजवंश था, कहलाता है ये। ये भारत का प्रथम ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर पहली बार शासन किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो पुष्यमित्र शुंग था, ये ब्राह्मण था और इसीलिए इसे ब्राह्मण राजवंश कहा जाता था। शुंग वंश जो शुंग शासकों थी, उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। गलत है ये थोड़ा-सा यहाँ पे, विदिशा राजधानी नहीं थी, राजधानी तो पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्र ही थी, ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। पाटलिपुत्र राजधानी थी, लेकिन विदिशा में क्या होते थे? कार्य होते थे। विदिशा में कार्य हुआ करते थे, कैसे? राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य विदिशा में ही हुआ करते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो ये ध्यान रखिए प्रशासनिक केंद्र विदिशा था। और अग्निमित्र जो आता है शासक शुंग वंश का, उसका संबंध ज्यादा विदिशा से ही था, इसीलिए विदिशा का महत्व बढ़ गया था। लेकिन विदिशा केवल विदिशा राजधानी कहना ये अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए ये गलत होगा। पाटलिपुत्र हमारा सही है, ये गलत हो गया था। अब हम देख लेते हैं ऐतिहासिक स्रोत। इन ऐतिहासिक स्रोतों को देख लेते हैं, ऐतिहासिक स्रोतों को देख लेते हैं, है ना? पुष्यमित्र शुंग का जो इतिहास है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में भी मिलता है। यानी पुष्यमित्र शुंग का जो इतिहास है बाणभट्ट ने द्वारा रचित है हर्षचरित। हर्षचरित्र में मिलता है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में मिलता है। शुंगमित्र शुंग के बारे में मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम, आगे चलते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। पुष्यमित्र जो शुंग थे, मूल रूप से भगवान शिवी यानी भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान दिखाया था, कला को संरक्षण दिया था। यानी बौद्ध धर्म से जो संबंधित कला संस्कृति थी, उसका संरक्षण दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। ध्यान रखिएगा, ये सब भगवान शिव के भक्त थे, इतना ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं, है ना? चलिए, इसके विपरीत, अब हम इसके विपरीत देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों जैसे कि दिव्यावधान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का घोर विरोधी बताया है। मतलब इसमें यहाँ कहा गया है कि ये जो है बौद्ध धर्म के प्रति ये सम्मान दिखाता था और इसने कला को संरक्षण दिया था। लेकिन वहीं पर मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे कि दिव्यावधान है और तिब्बती के जो इतिहासकार हैं तारानाथ के अनुसार जो है पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का घोर विरोधी बताया गया था। इन ग्रंथों में उल्लेख है कि उसने बौद्ध स्तूपों और विहारों का नाश करवाया था। क्या करवाया था? विहार, बौद्ध विहारों को, बौद्ध स्तूपों का क्या करवाया था इसने? इसने जो है नाश करवाया था। ध्यान रखिएगा, इसने क्या करवाया था? नाश करवाया था और बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा? देखो, ये कहा जाता है कि कहीं भी ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान दिखाता था और कला को उसने संरक्षण प्राप्त किया। ये तथ्य कहीं तक सही है, ये तथ्य कहीं तक सही है और ये तथ्य पूर्णतया सही है। अब कैसे? तो ध्यान रखिए। देखो, शुरुआत में जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसने क्या किया था? जितने भी बौद्ध स्तूप थे, विहार थे, इनका विनाश करवाया, तोड़-फोड़ करवाया, सब कुछ करवा दिया था, है ना? और जो भी बौद्ध भिक्षु मिलते थे उनका इसने ऑर्डर दिया था कि सबका सर कलम करके लाओ, है ना? इसने ऑर्डर दे दिया था कि सर कलम करके लाओ। तो ये जो था सर कलम करने के लिए बोल दिया था कि जो भी बौद्ध भिक्षु मिले तो अगर उसका सिर काट कर लाओगे तो पुरस्कार हम देंगे। तो ऐसा इसने कहा था, ये रियल बात है। ये कहा था जब ये अपनी गद्दी पर बैठा था। तो आगे चलिए, अब इसके बारे में कुछ देखते हैं, है ना? कुछ इसके बारे में देखते हैं। तो ऊपर की जो ये वाली लाइनें हैं कि इसने सम्मान दिखाया, हाँ, इसने सम्मान दिखाया। पहले इसने बौद्ध स्तूपों का विनाश किया और विहारों का विनाश किया, है ना? बौद्ध भिक्षुओं के सर का कलम किए। लेकिन बाद में इसे समझ में आया कि नहीं ये सब गलत है, फिर इसने बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया। ध्यान रखिएगा, इसने बौद्ध स्तूपों का क्या किया था? पुनर्निर्माण किया था। ठीक? तो देखिए, हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि उसने उसने जीवन के अंतिम दिनों में, है ना, बौद्ध धर्म की महानता को समझा और कई स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया। उसने मध्य प्रदेश के भरूच स्तूप का पुनर्निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो भरूच स्तूप है,
इसका पुनर्निर्माण करवाया था इसने। जो पहले क्या बना था, लकड़ी का बना था और इसने पत्थर का बनवा दिया था। ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत जो है भिक्षुओं पर, बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किया था। बौद्ध स्तूपों का निर्माण, जो बौद्ध स्तूप थे, विहार थे, उनका विनाश करवाया, उनको नष्ट करवा दिया था और बौद्ध भिक्षुओं के सर कलम करने पर पुरस्कार देने की घोषणा की थी। लेकिन इस बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म की महानता को समझता है, स्वीकार नहीं करता है, बौद्ध धर्म की महानता को समझता है और इसने कई स्तूपों का निर्माण करवा दिया था। उनमें से भरहुत स्तूप ये था, पहले लकड़ी का बना था और बाद में पत्थर का बनवाया था। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं एवन का आक्रमण। आगे हम जो है एवन आक्रमण को देखते हैं, यानी यूनानियों के आक्रमण को देखते हैं। पुष्यमित्र के समय जो है दो विदेशी आक्रमण हुए थे और खतरनाक आक्रमण हुए थे, है ना। लेकिन जो है यूनानी ने कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में इन्हें यवन कहा गया है, ठीक है। ये जो है उत्तर पश्चिम से इन्होंने आक्रमण किया था। इनका दो आक्रमण होता है, पहला आक्रमण ड्रेमेटियस का होता है, दूसरा होता है मिनांडर का। ड्रेमेटियस ये पंजाब को जीतता हुआ आ पहुंचा कहाँ, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में लोगों को लगा कि अब शुंग वंश का अभी खात्मा हो जाएगा, लेकिन पुष्यमित्र शुंग महान योद्धा था, उसने जो है इसे हरा दिया और हराकर जो है पाटलिपुत्र से भगा दिया। इसके बाद दूसरा आक्रमण होता है मिनांडर का, यानी मिलिंद का, और इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, तो इसका जिक्र है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में। कहाँ है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में। और ये मिनांडर भी जीतता हुआ मथुरा पांचाल तक इसने हमला कर दिया और जो है हमला करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने किया अपने पोते के साथ, यानी पोता उसका था वशुमित्र, उसके साथ जो है मिलकर इसे सिंधु नदी के किनारे हरा दिया था मिनांडर को। ऐसे इसने दो युद्ध को जीत कर जो है और ये भारत का हीरो बन जाता है। इसने ये दो युद्ध जीतने के बाद भारत का ये हीरो बन गया। आगे चलते हैं, इसने जो यज्ञ कितने किए, साहित्य क्या है, तो आइए चलते हैं यज्ञ की तरफ। इसने जो है दो बार अश्वमेध यज्ञ किया। यानी जो पुष्यमित्र शुंग होता है, इसने दो बार क्या किया, इसने अश्वमेध यज्ञ किया। यानी पुष्यमित्र ने खुद को चक्रवर्ती सम्राट साबित करने के लिए दो बार यज्ञ किया। सोचिए, अश्वमेध यज्ञ मतलब पूरे भारत को चुनौती देना। इसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। इसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। और इसके शासन काल में बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। ध्यान रखिएगा, इसी के शासन काल में बौद्ध पुस्तक है जातक ग्रंथ, इसकी रचना होती है। और इसके बाद पतंजलि जो थे, इसके जो पुरोहित बने थे, उन्होंने महाभाष्य की रचना की। ध्यान रखिएगा, महाभाष्य की रचना की है उन्होंने। इसके बाद पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, मनु ने मनुस्मृति लिखा, मनु ने मनुस्मृति लिखा। तो जातक ग्रंथ जो है इसी काल में बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध जातक कथाओं का संकलन हुआ था, और जिसमें बुद्ध के जो पिछले जन्म की कहानियां हैं। जातक ग्रंथ में क्या है, बुद्ध जी के पिछले जन्म की कहानियां हैं। महाभाष्य क्या है, महाभाष्य जो है पाणिनि का जो व्याकरण है ना, जो पाणिनि का जो व्याकरण है उस पर यह सबसे बड़ी टीका थी महाभाष्य। ध्यान रखिएगा, पाणिनि की जो व्याकरण है उसकी टीका है ये। मनुस्मृति हिंदू कानून का सबसे बड़ा ग्रंथ है, मनुस्मृति हिंदू ग्रंथ है ये मनुस्मृति। तो पाणिनि शुंग काल से 300 साल पहले हुए थे। उनकी अष्टाध्यायी पर ही पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। इनकी पुस्तक यानी अष्टाध्यायी पर क्या लिखा गया, महाभाष्य लिखा गया। और ये जो पाणिनि थे, ये शुंग काल से 300 साल पहले हुए थे। ध्यान रखिएगा, पतंजलि इन्होंने अब लिखी है, जब शुंग वंश था। ये पाणिनि बहुत पहले लिख चुके थे, 300 साल पहले लिख चुके थे। तो जो है शुंग वंश को, शुंग काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का अच्छा अवयव है। चलिए आगे चलते हैं, इसके अन्य संघर्ष को देख लेते हैं। अन्य संघर्ष को, शुंग वंश को ये ब्राह्मण काल कहा जाता है, ब्राह्मण वंश कहा जाता है। और इसी समय जो है भरहुत और सांची के स्तूपों की जो रेलिंग बनी थी, इसी समय बनी थी। ध्यान रखिएगा, इसी ने बनवाई थी, क्योंकि पहले इसने नष्ट करवा दिया था। तो देख लेते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया था, परंतु खारवेल ने इसे पराजित किया। कलिंग का राजा होता है खारवेल, खारवेल से इसने युद्ध किया, लेकिन ये जो है खारवेल से पराजित हो जाता है, खारवेल से पराजित हो जाता है। और किसके अनुसार है, तो ये जो है हमें कहाँ मिलता है, हाथी गुफा शिलालेख में मिला, मतलब कहाँ इसका जिक्र किया गया है युद्ध का, तो हाथी गुफा शिलालेख में किया गया था, है ना। अगले चलते हैं,
लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बराबरी का जो हुआ था, बराबरी पर युद्ध छूटा था, कुछ कहते हैं कि ये जो पुष्यमित्र शुंग होता है, हार गया था। है ना? सब अलग-अलग हैं, सभी के मत अलग-अलग हैं, लेकिन ये मत जो है सही है, ऑथेंटिक है कि पुष्यमित्र सिंह खारवेल से हार गया था। पुष्यमित्र की जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र बैठता है अग्निमित्र गद्दी पर। ये उत्तराधिकारी बनता है। ध्यान रखिएगा, जब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसका जो बेटा होता है अग्निमित्र, ये जो है राजा बनता है। कहा जाता है ये एक प्रेमी राजा था, ये जो है प्रेम कहानी पर इसकी प्रेम कहानी पर महाकवि कालिदास ने क्या लिखा था? मालविकार मित्र लिखा था। ये इसी की कहानी है, अग्निमित्र की कहानी है। ध्यान रखिएगा, कालिदास की जो मालविकार मित्रम है, ये अग्निमित्र यानी जो पुष्यमित्र का जो पुत्र होता है अग्निमित्र, इसी पर लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, और ये प्रेमी राजा होता है। हाँ, कालिदास की रचना मालविका मित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। यानी चर्चा कहानी क्या है इसमें? अग्निमित्र विदिशा का राजा होता है और उसे जो है मालवा की राजधानी मालवा मालवा की जो राजकुमारी होती है मालविका, है ना? मालविका से प्यार हो गया था, जो दासी बनकर उसके महल में रह रही थी, है ना? रानियों के होते हुए उसे कैसे मालविका से प्यार हो गया? यही इस नाटक की बड़ी ही सुंदर प्रेम कहानी है मालविका मित्र में। बड़ी अच्छी कहानी है ये, कालिदास की ये रचना। इसके बाद आगे चलते हैं। इस वंश का अंतिम शासक होता है देवभूत। इस वंश का अंतिम शासक होता है देवभूत और इसमें जो है कुल कितने राजा हुए? इसमें कुल इस वंश में 10 राजा हुए। कितने राजा हुए इस वंश में? इस वंश में कितने हुए? 10 राजा होते हैं। 10 राजा होते हैं और अंतिम होता है देवभूत। इसकी हत्या हो जाती है और इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व इसके ही मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। इसके ही मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। तो ये जो देवभूत था, बहुत ही विलासी और कमजोर था। 73 ईसा पूर्व में इसके ही एक ब्राह्मण मंत्री होता है वासुदेव। वासुदेव ने उसे धोखे से मरवा दिया और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना कर दी। और यहीं पर 112 साल पुराना शुंग वंश का अंत हो गया था। ध्यान रखिएगा, शुंग वंश 112 साल जो है चला था। तो ये था शुंग वंश, जिसने विदेशी यूनानियों को रोका, वैदिक धर्म को फिर से जिंदा किया और साहित्य को अमर कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? और ये भी बताइए कि इस आपको जो वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट, सबसे जो है बढ़िया पार्ट कौन-सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ जो है हमारा शुंग वंश समाप्त होता है। इसी के साथ जो है हमारा जो शुंग वंश होता है, वह समाप्त होता है। आगे हम कर्ण वंश को लाएँगे, कर्ण वंश और सातवाहन वंश रह जाता है। यानी हमने जो है मगध पर 7 राजवंशों का शासन हुआ था। हर्यक वंश देख लिया, कृष्णाक वंश देख लिया, नंद वंश देख लिया, मौर्य वंश देख लिया और शुंग वंश देख लिया। अगले पार्ट में हम कर्ण वंश और सातवाहन वंश को दोनों को इकट्ठा लाएँगे। तो ये था हमारा शुंग वंश और सबसे शक्तिशाली था मौर्य वंश, जो कि विशाल साम्राज्य था, है ना? तो ये था, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।